जी सर, एक तो संबित पात्रा साहब का ये वीडियो जो मैंने दिखाया जिसमें संबित पात्रा साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई ईवीएम मशीनें खराब हैं, अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। क्या खबरें आ रही हैं दिल्ली से, क्या माहौल है दिल्ली का, और साथ में संबित पात्रा साहब के इस वीडियो पर एक टिप्पणी। संबित पात्रा साहब खुद ही विलाप कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है। तो ये तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की जो विफलता है उसको भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रवक्ता उठा रहे हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र से ये भी कह रहे हैं कि 2 घंटे तक चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ है। तो इस पे फिर और किसी अन्य कमेंट या प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, सच तो सामने है। तो इलेक्शन कमीशन जो है संदेह के घेरे में, आपने खुद कहा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा होती थी आज तक, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार के आरोप लगा रही है। ये एक और संकेत है कि घबराहट और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच है, शिखर से लेकर के बिल्कुल नीचे तक, और हार का एक डर पहली बार उनकी आंखों में और उनकी बातों में देखा जा सकता है। तो ये तो सामने है। रही बात, आपने सवाल उठाया कि दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है और कुछ साथियों से बातचीत हुई है। तिमारपुर के एमएलए हैं, रह चुके हैं, प्रोफेसर हरीश खन्ना, उनसे भी बात हुई, उनका फोन आया था। तो वो कुछ पोलिंग बूथों की चर्चा कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट जो कन्हैया कुमार का और मनोज कुमार तिवारी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो बता रहे थे कि वोटिंग काफ़ी हो रही है और उनका कहना तो था कि कन्हैया कुमार के पक्ष में मलकागंज, विजयनगर और इन तमाम क्षेत्रों में वोटिंग देखी जा रही है। तो जो साथियों से भी बातचीत हो रही है और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का जो मैंने भी दौरा किया था, नागरिक समाज की इनिशिएटिव पर, इसमें हम लोग प्रोफेसर आनंद कुमार सब लोग थे। तो खास करके 3 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने भी एक प्रकार से काफ़ी घूमने का काम किया और लोगों से मिलने और बातचीत करने का काम किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तो प्राइमरली कई दिनों तक हम लोगों ने वहाँ कोशिश की बातचीत करने की, लोगों से मुद्दों पे बातचीत और समस्या और तमाम जो इलेक्शन के मुद्दे हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट है, उदित राज जी का क्षेत्र है, वो वहाँ से उम्मीदवार हैं, और महाबल मिश्रा जो पश्चिमी दिल्ली से हैं। तो इन क्षेत्रों में जो आमतौर पे महसूस हुआ कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए अनुकूल परिस्थिति है और निर्वाचन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है तो लोगों में अब भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं, जो अब तक ढकी हुई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस प्रकार से उस पर एक प्रकार से पर्दा डाल रखा था, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों से अब उसको महसूस करना शुरू किया है। विफलताएं तो पहले भी थी, लेकिन उनको महसूस कर रहे हैं, और ये महसूस उनको ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है कि लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हैं और उसमें जिस प्रकार का अनर्गल प्रलाप चल रहा है, जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं और कई मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को जिस प्रकार से वो साक्षात्कार दे रहे हैं और उसमें जो बातें कर रहे हैं, तो उससे लोगों को हंसी आने लगी है और उन पे प्रधानमंत्री मोदी पर तरस भी आने लगा है कि भाई ये प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, तो उन बातों से साफ महसूस उनको भी लगने लगा है कि प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा और सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में जिस प्रकार से चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हमले में भी मुद्दे नहीं है, मुद्दों पे बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। जो बातचीत कर रहे हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसपे लोगों को हंसी आ रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है 7 क्षेत्र में, संभावना इंडिया के लिए बहुत बेहतर है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए भी एक संकेत है और इस संकेत से परिवर्तन की जो एक साइलेंट, यानी कि बहुत ही मौन परिवर्तन की जो आहट है वो दिखाई दे रही है। धन्यवाद। जी जी शशि सर, जो दिल्ली की सीटें हैं, जो 7 सीटों पर, जिन पर 7 सीटों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं आज दिल्ली में, एक 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनकी खूब चर्चा है। बीते एक हफ्ते से स्वाति मालीवाल का मामला दिल्ली में पूरी तरीके से छाया हुआ है।
पहली तो मैं ये समझना चाहूंगा, क्या वोटर के मन में इसका कोई इम्पैक्ट है? वोटर के ध्यान में कहीं ये चीज है कि ये एक ऐसा मामला चल रहा है? अगर है तो उसका असर क्या कुछ हो रहा है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दो बड़े उम्मीदवारों की चर्चा भी खूब हो रही है, जिसमें मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी अपने बयान में कहते हैं कि भाई कन्हैया कुमार को वो कभी चुनौती मानते ही नहीं है उत्तर पूर्व सीट पर जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वास्तव में उत्तर पूर्व सीट की स्थिति ऐसी है कि मनोज तिवारी के लिए कन्हैया कुमार कोई चुनौती नहीं है? राम प्रकाश जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक स्वाति मालीवाल का आपने जो सवाल उठाया है, ये इतना कुछ अचानक घटित हुआ है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो अभी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि स्वाति मालीवाल को पहले दिल्ली महिला आयोग और फिर उसके बाद राज्यसभा में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने भेजा, तो कम से कम अचानक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, और इस कदर खिलाफ हो गए हैं कि उनके खिलाफ उनके जो भी उनके अधिकारी हैं वो मार पिटाई कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा सवाल लगता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, षड्यंत्र की राजनीति, साजिश की राजनीति, चाहे गिरफ्तारी से लेकर के और इस तरह की तमाम घटनाओं की, तो वो भी अपने आप में एक सवाल तो पैदा करता है। जहां तक आपने जो सवाल किया कि क्या दिल्ली के चुनाव में इसका कुछ असर है क्या, देखिए, आम जनता को तो मैंने इस प्रकार की कोई बातचीत करते और सवाल करते नहीं देखा। जहां जहां मैं गया, जहां जहां मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ मीटिंग्स हो रही थी, किसी ने इस प्रकार का सवाल नहीं उठाया। और दूसरी तरफ जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, और सपोर्टर से भी ज्यादा जो उनके भक्त लोग हैं, वो जरूर इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं। महिला पहलवानों पर चुप्पी साधने वाले, मणिपुर के मामले में चुप्पी साधने वाले, रेवन्ना के मामले में चुप्पी साधे हुए लोग अचानक महिला अधिकारों के संरक्षण और उसके लिए न्याय की बात करने लगे हैं, और बार बार ये कि देखिए ये हो रहा है। तो मैंने आम जन को तो इस पर कोई चर्चा करते देखा नहीं। किसी ने मुझसे तो सवाल नहीं किया। बहुत जगह जो मैं गया, हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार और तमाम कई बुद्धिजीवी और शिक्षक थे, कोई सवाल नहीं पूछा गया। जो सवाल पूछे जा रहे थे वो क्या संविधान की और जनतंत्र की जो चिंता की हम बात कर रहे हैं, या तमाम जो सवाल थे उसमें सवाल हो रहे थे, तो इस प्रकार का सवाल तो नहीं उठा। कई जगह मैंने स्वयं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो मणिपुर और तमाम महिला पहलवानों से लेकर के जो कुछ नारी उत्पीड़न का मामला, उस पर जब सवाल उठाए, तो किसी ने पलट करके ये तो नहीं पूछा कि आप स्वाति मालीवाल पर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके पीछे कुछ साजिश तो है, अचानक ये कुछ घटित क्यों हो गया, और उस व्यक्ति से घटित हो रहा है जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, बल्कि उनको आगे जब बढ़ाया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी में भी तमाम नेताओं के बीच में बहुत चर्चा थी। प्रारंभ में दिल्ली में जब उनको महिला जो आयोग का, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये था कि ये तो नारी अधिकार और स्वतंत्रता और तमाम मुद्दों के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाली कोई नायिका तो है नहीं जिन्हें दिल्ली महिला आयोग का अचानक अध्यक्ष बनाया। इसमें हम लोगों ने केजरीवाल की आलोचना की, भाई आफ्टर ऑल महिला आयोग की अध्यक्षा कौन बने जिसका नारी तमाम मामलों से कोई लेना देना नहीं, नारी अधिकार और उसके संघर्ष से कोई वास्ता नहीं, और अचानक आप उच्च पद पे उसे बैठा दीजिए। लेकिन अब जो कुछ घटित हो रहा है, तो ये सवाल तो है, अभी भी सच क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से ठीक चुनाव के बीच के चुनाव होने वाले थे, और जिस प्रकार से ये कुछ सामने आया है, और एक और चीज बहुत समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो है निर्वाचन में एक प्रकार से प्रचार करने के लिए एक विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के नाते या संयोजक के नाते दी गई। सिर्फ इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए दिया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे उचित समझा। और उनके अंतरिम जमानत के बाद अब लगा कि ये तो कैंपेन करेंगे। पहले ये सिंपैथी ले रहे थे, सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही थी कि इन्हें जिस प्रकार से जेल भेजा गया, और जेल का जवाब वोट, तो जेल का जवाब वोट जो नारा दिल्ली की आम जनता में घूम रही थी, तो सवाल है कि उनके छूटते ही एक साजिश सामने आ गया, क्या उनके घर में ये घटना घटित हुई है। तो सवाल तो ये उठ गया कि आखिरकार अब क्या कारण है कि अचानक ये घटना केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद हुई है।
तो ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि मैंने आम जन पे स्वाति मालीवाल को लेकर के कोई भी सवाल नहीं सुना। हाँ, ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी हैं, प्रायोजित बुद्धिजीवी, जिनको भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ मिला, वो अचानक कूद पड़े सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। जब भी इस तरह की कोई अन्य चर्चा हम उठाते हैं मणिपुर का यह सवाल, तो वो एक सवाल फौरन कहते हैं, अच्छा स्वाति मालीवाल पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या किया है। तो जो कल तक तमाम मुद्दों पर स्त्रियों को नंगा घुमाया जाए, बलात्कार हो, 3000 से अधिक वीडियो मिले और नारी पूजन के सवाल हो, उस पर तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अचानक ये सवाल, तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां ठीक, चुनाव के अंतरिम जमानत, उसके बाद दिल्ली के चुनाव और भारत में भी जो चुनाव होने वाले हैं, और उसके बीच ये जिस प्रकार से घटित हुआ है, मुझे लगता है कि ये चुनाव पे कम से कम दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है, क्योंकि जब सवाल नहीं है आम जन के बीच में तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा। धन्यवाद जी। विजय कृष्ण सर, ये जो चुनाव की प्रक्रियाएं थी, चूंकि भाई आप मोदी जी, एक मिनट में, हाँ जी, आप जो सवाल दूसरा था आपका कन्हैया, हाँ जी जी, वो रह गया था, सॉरी मैं वो सवाल छूट गया उससे, मैं जस्ट मैंने उत्तर, हाँ जी, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की मैं बात कर रहा था। हाँ, मैं ये इस पे कहना चाह रहा हूँ, 2-3 बातें इसमें मैंने रख रही हैं। प्रारंभ में कन्हैया कुमार को लेकर के मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी ने, वही जो आप जानते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और देश को तोड़ने वाली शक्तियां और वगैरह वगैरह, अर्बन नक्सल और क्या क्या नहीं कह रहे थे। और आम जन में उन बातों का बहुत ज्यादा मैंने प्रभाव नहीं देखा। यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1-2 शिक्षकों ने जरूर ये कहा कि अरे आप किन लोगों को और किन लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो वो शक्तियां थी और वगैरह वगैरह। लेकिन आम जन में ये सवाल ही नहीं था। सवाल क्या पूछे जा रहे थे? सवाल पूछे जाए कि मनोज तिवारी ने तो कुछ नहीं किया हमारे क्षेत्र में। लोगों ने कहीं नाले दिखाए, कहीं लोगों ने क्या दिखाया, दूर दराज के गाँव में जब हम गए वहां दिखा रहे थे कि देखिए साहब ये क्या स्थिति है, 10 साल में हमें क्या मिला। और जब ये बातें सामने आ गई कि एक तो भारतीय जनता पार्टी में इतना साहस नहीं था कि अपने 7 सांसदों में से 6 सांसदों को दिल्ली के इसी धरती पे चुनाव के मैदान में उतारते और जनता से उनके लिए मत मांगते, तो ये नैतिक साहस तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं था। एक अन्य व्यक्ति को जिसको लाया गया, और ये रिपोर्टिंग भी आ रही है कि उन्होंने अपने जो सांसद निधि होती है उस निधि का पूरा खर्च भी नहीं किया विकास के कारणों पर। मनोज तिवारी के लिए ये बार बार लोग हमसे पूछ रहे थे कि 10 करोड़ रुपए तो इन्होंने खर्च ही नहीं किए, इन 5 वर्षों की बात है, जो भी उनके पास रुपए थे। और ये देखिए कि यहाँ स्थिति क्या है। तो पूर्वी दिल्ली में इतने हालात खराब, और 10 साल में पहले जो है आप जानते हैं कि एमसीडी पे 15 साल बीजेपी थी, उसके बाद 10 साल से मनोज तिवारी, इतने लंबे चौड़े वायदे, बार बार जो है वो मोदी जी इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। और यहाँ तक कि चुनाव का असर ये दिखा कि मोदी जी 10 साल में पहली बार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गए। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कई जगह तो लोग स्वयं कन्हैया की तारीफ कर रहे थे, और कन्हैया ने जब मनोज तिवारी को चुनौती दी कि मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, तो मनोज तिवारी उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मनोज तिवारी के पास क्षेत्र की जनता के विकास के संबंध में कुछ कहने के लिए नहीं है, और कन्हैया उन्हीं सवालों को उठा करके कि क्या हालात हैं और इन हालात को बदलने के लिए मनोज तिवारी को आप अपने अपने पूर्व कार्य जो हैं, ना तो वो उस कार्य को ठीक से कर रहे हैं, न उन्होंने सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। इसलिए उनको वापस भेजिए और अपने लिए जो है एक नए सांसद का चुनाव करें। और इसमें आम जन में भारी समर्थन, और अभी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक तेजी से मतदान हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट की जनता मनोज तिवारी को रास्ता दिखाने के लिए कमर कस के तैयार है, और कन्हैया की जीत का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।